हम आपको 30, 60 और 90 सेकंड में देश विदेश की सभी बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। तो आज शाम थम जाएगा आखिरी चरण के प्रचार का शोर। जी हां, 1 जून को 7वें चरण के लिए होगी वोटिंग। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। उन्नीस अप्रैल से देश में 7 चरणों में शुरू हुई चुनाव की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई। 1 जून को 7वें और आखिरी चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। आज शाम चुनाव प्रचार का शोर भी थम जाएगा। आज अंतिम चरण के लिए सभी दलों के दिग्गज नेता मैदान में हुंकार भरेंगे, जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज प्रचार खत्म हो जाएगा। 1 जून को जहाँ वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, चंडीगढ़ की 1 सीट शामिल है। आखिरी चरण के लिए 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट को लेकर है। पीएम मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह है। गोरखपुर से बीजेपी ने रवि किशन और समाजवादी के काजल निषाद के बीच मुकाबला है। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर और कांग्रेस के सत्यपाल सिंह रायजादा मैदान में हैं। डायमंड हार्बर से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और बीजेपी के अभिजीत दास के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने एनडीए के 400 पार का दावा किया। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आखिरी चरण की वोटिंग से पहले सभी सियासी दलों के नेता जीत की दावेदारी कर रहे हैं। बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। लोकसभा चुनाव आखिरी पड़ाव पर है। आखिरी चरण के लिए सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सभी बड़े नेता वाराणसी महाविजय को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। मोदी कैबिनेट के मंत्री से लेकर पार्टी के बड़े नेता डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। वाराणसी प्रचार के लिए पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने फिर दावा किया कि यूपी के सभी 80 सीटों पर भगवा लहराएगा और देश भर में 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। और हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश की 80, देश में 400 पार। 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश की जनता बीजेपी को 183 सीट के लिए तरसा देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा है। इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। वहीं कुशीनगर प्रचार करने पहुंची मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिम्पल यादव ने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लोगों की सरकार आ रही है, क्योंकि जिस तरह का जनसैलाब देखने को मिल रहा है गठबंधन की सभी मीटिंगों में और जो साथ का समर्थन मिल रहा है। और आज आखिरी चरण के प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी कन्याकुमारी जाएंगे। वो पहले भगवान हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे और पूजा करेंगे। पीएम मोदी विवेकानंद ने जहां तप किया था उसी जगह पर ध्यान लगाएंगे। आज चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचेंगे। पीएम यहां स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए स्मारक रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। पीएम यहां आज शाम से कल यानी 1 जून तक ध्यान लगाएंगे। माना जा रहा है कि यहां विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के चुनाव से पहले अब अध्ययन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए 24 घंटे के लिए तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मौजूद रहने वाले हैं। और वहीं पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष भी मौजूद है और ये सीधी तस्वीरें भी अब आपको दिखा देते हैं, क्योंकि समंदर की जिस चट्टान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, आपको बता दें यहाँ 134 साल पहले तैरकर विवेकानंद पहुंचे थे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समाप्त कर किसी तरह से एक महत्वपूर्ण स्थान का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। 4:35 पर MI-17 हेलीकॉप्टर से कन्याकुमारी जाएंगे। प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में शाम 6:34 पर सूर्यास्त का नजारा देखेंगे। पीएम मोदी 1 जून को 3:45 पर तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना होंगे। 4:10 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस जगह का काफी महत्व है। कन्याकुमारी के इस रॉक का स्वामी विवेकानंद के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जो महत्व सारनाथ का गौतम बुद्ध के जीवन में है, वही महत्व स्वामी विवेकानंद के लिए इस जगह का है। जहां प्रधानमंत्री ध्यान लगाने वाले हैं, वो विकसित भारत के लिए विवेकानंद के विजन के प्रति ये पीएम मोदी की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं संवाददाता सुरभि शर्मा की एक और रिपोर्ट। आप जानती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं? यस, जानती हूँ। आपने ये जगह देखी है, खासियत जानती हैं आप इसकी? अभी सुबह हम यहाँ आए थे, हमने देखी ये जगह बहुत ही अच्छी जगह है। हम कोल्हापुर से आए हैं। लोगों की खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के आने से पहले फिलहाल यहाँ पर इन फेरी सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट ये होगा कि किस तरीके से अभी भी लोगों के बीच वो उत्साह है और लोग यहाँ पर इस बात से वाकिफ हैं कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर होंगे। एक बार फिर से वो तस्वीर दिखा देती हूँ, क्योंकि एक फाइनल सिक्योरिटी चेक यहाँ पर जिस तरीके से चल रहा है एक फेरी के जरिए, ये देखिए पूरे इस एरिया को वहाँ से कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। इसलिए दूसरा रूट लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि ये वो जगह होगी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो कि बेहद खास है और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे। और अब इम्पोर्टेंट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब आखिरी चरण के चुनाव से पहले विवेकानंद मेमोरियल पर 24 घंटे के लिए ध्यान करेंगे। और इन सब के बीच पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे पर सियासत भी हो रही है। टीएमसी और कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर आरोप लगाए। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि आज शाम के बाद प्रचार करने की इजाजत नहीं होगी। मोदी जी मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन उसे टीवी चैनल टेलीकास्ट नहीं करेंगे। प्रसारण करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। किसी भी उल्लंघन की तुरंत रिपोर्ट की जाएगी। मैं खुद शिकायत दर्ज करूंगी। कांग्रेस ने भी इसे आचार संहिता का उल्लंघन कहा है। 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उनकी तरफ से कहा गया कि 4 तारीख को 1 बजे तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा और इसके बाद 3 बजे राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और इसके बाद छुट्टी पर चले जाएंगे। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर लिख कर दिया कि बीजेपी की 200 से कम सीटें आएंगी। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की 300 सीटें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से सर आप 7 दिन की राहत चाहते थे, लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ, तो फिर अब आपको जेल जाना ही पड़ेगा। मैं जेल जाने को तैयार हूँ। 2 तारीख को मुझे सरेंडर करना है और 2 तारीख को मैं सरेंडर करूँगा। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि जेल क्यों भेजा जा रहा है। ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। इन्होंने कहा कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। कहाँ गया वो 100 करोड़? भाई हवा में तो गायब नहीं हो गया, कहीं तो रखा होगा केजरीवाल ने। कोई बैंक में रखा होगा, लॉकर में रखा होगा, किसी अकाउंट में होगा, कोई ज्वेलरी ली होगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई खर्चा किया होगा। इन्होंने 500 जगह रेड मार ली, कुछ नहीं मिला। हर जगह कह रहे थे कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई, ओबीसी आरक्षण खत्म कर देंगे, SC/ST के लिए आरक्षण खत्म कर देंगे। इसका आधार क्या है? ये लोग कह रहे हैं हमें 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए। किस लिए चाहिए? 300 से भी काम चल जाता है, 400 पार क्यों चाहिए? तो इनसे पूछा तो बोले जी मोदी जी कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं। पूछा क्या काम करना चाहते हैं, तो पता चला कि इन्होंने रिजर्वेशन ख़त्म करने का प्लान बनाया हुआ है।
इनकी 200 से कम सीट आएंगी बीजेपी की। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी की 200 से नीचे रहेगी और इंडिया गठबंधन की 300 यानी कि सरकार बन रही है। और वहीं पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर प्रहार किया और कहा कि इस बार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के 9 सीटों पर आज प्रचार थम जाएगा। आखिरी चरण तक भी बीजेपी ममता बनर्जी के गढ़ को ढहाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देर शाम कोलकाता में रोड शो किया। नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें जीतेगी। तो मैं उत्साह देख रहा हूं बंगाल में, मैं चौथी बार आ रहा हूं। जो मैं उत्साह देख रहा हूं बंगाल में और जो मैं उमंग और खुशी देख रहा हूं, वो स्पष्ट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री में बनाने में बंगाल पीछे रहने वाला नहीं है। वह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा फैसला दे रहा है और हम 30+ भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। नड्डा ने कहा ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को मुसीबत में डाल रही है। उन्होंने कहा ममता बनर्जी बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को पोषण कर रही हैं। वो धर्म के नाम पर आरक्षण चाहती हैं जो कभी भी नहीं हो सकता। और बीजेपी ने 4 जून को काउंटिंग के दिन के लिए विशेष तैयारियां की हैं। बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम ने TV9 से खास बातचीत में तैयारियों के बारे में बताया। काउंटिंग की भी अपनी भूमिका होती ही है। अगर जो इतनी मेहनत की है और काउंटिंग पारदर्शी ना हो तो उससे भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को 4 तारीख की काउंटिंग के लिए हम सब तैयार कर रहे हैं। लगातार उनके लिए उनके सर्टिफिकेट बन रहे हैं। कोई कहीं से आता है, कोई 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, कोई उनको सबसे एक दिन पहले ही सबको पोलिंग जहाँ पर काउंटिंग होती है वहाँ पर इकट्ठा आसपास कहीं भी इकट्ठा होकर समय से पहले वहाँ पहुँच जाए। संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की फोटो फाड़े जाने के खिलाफ बीजेपी आज पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट करेगी। इस मामले को लेकर एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आह्वाड के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। एनसीपी शरद पवार गुट विधायक जितेंद्र आह्वाड के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा है। आह्वाड की फोटो जलाए जा रहे हैं। दरअसल आह्वाड ने मनुस्मृति की प्रतिमा हाथ में लेकर उसे फाड़ने के बजाय बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो ही फाड़ दी। अम्बेडकर ने महाड़ में 1927 में मनुस्मृति होली मनाई थी। इसी याद में रायगढ़ के महाड़ के एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। इस घटना के बाद राज्य भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आणि ज्या प्रकारे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान त्यांनी केलेला आहे हे महाराष्ट्र सहन करणार नाही। हालांकि आह्वाड ने इस घटना पर माफी मांगी है। महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांची दिन होऊन नतमस्तक होऊन माफी मागतो, क्षमा मागतो। एनसीपी अजीत पवार गुट ने कल ठाणे से लेकर मुंबई तक कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। जितेंद्र आह्वाड के पोस्टर फाड़े, उसे आग लगाई और खूब नारेबाजी की। किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम में नहीं आएंगे, पर जिनको नौटंकी नाटक करने की आदत है उनके दिल में क्या है वो फोटो फाड़ते में साफ दिखाई देता है। इसलिए वो अब कितनी भी माफ़ी मांगे, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र का तमाम दलित और बहुजन समाज, पुरोगामी समाज उन्हें माफ़ नहीं करेगा। उनके ऊपर महाड़ के पुलिस स्टेशन में गुना दर्ज होना ही चाहिए। जितेंद्र आह्वाड के खिलाफ अब तक पुणे के बंद गार्डन पुलिस थाने और महाड़ में कुल 2 मामले दर्ज किए गए हैं। पंजाब में ईडी की रेड में अब तक कई करोड़ की रकम बरामद हुई है। 4 करोड़ के करीब कैश बरामद किया गया है। ईडी की रेड अब भी जारी है। अवैध खनन मामले में ईडी ने पंजाब में बड़ी कार्रवाई की। इस छापेमारी ने ईडी अब तक करीब 4 करोड़ 6 लाख कैश बरामद कर चुकी है। ईडी की ये छापेमारी करीब 14 ठिकानों पर जारी है। बताया जा रहा है कि रोपड़ जिले के आसपास और ईडी की कुर्क की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था। रेड के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। ईडी सूत्रों की माने तो इससे पता लग रहा है कि अवैध खनन से होने वाली कमाई आगे कैसे बांटी जाती थी। ईडी पंजाब के कई सरकारी अधिकारियों से मामले को लेकर सवाल जवाब कर सकती है। लखनऊ में कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया।
कब्रिस्तान की ईंटें टूटी पड़ी हैं, गड्ढे हो रखे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई कब्रें हैं जहां जमीन से कब्र के नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई। ये हरकत रात के घुप अंधेरे में की गई। ये मामला आलमबाग थाना क्षेत्र के गढ़ी कनौरा का है, जहां भनक लगने के बाद आसपास के लोगों ने ही एक शख्स को ऐसा करते हुए पकड़ा, जिसके हाथ धूल से सने थे। गवाही दे रहे थे कि इसी ने कब्रों को तोड़ा है। ये कब्र काहे लिए तोड़ रहे थे? हैं? काहे लिए तोड़ रहे थे? बताओ। लोग पूछते रहे, धमकियां देते रहे, लेकिन ये चुप्पी साधे रहा। कब्रिस्तान में आके रात के 2 बज रहा है, तुम यहाँ कब्र तोड़ रहे हो, ये सब काहे लिए? बताया जाता है कि लखनऊ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। हम यहाँ जब आए तो देखा हमारे शौहर की कब्र टूटी थी, तो हमने जाकर कहा वहाँ पे कि हमारे शौहर की कब्र किसी ने तोड़ दी। घर पे जाके कहा भाई से। विवाद बढ़ने पर पुलिस पहुंची और आरोपी रज्जाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये एक लड़का रज्जाक नाम का था, वो रात में 2 बजे कब्रें यहाँ तोड़ रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसने ये बताया कि हम भैया अपने पेट के लिए कर रहे हैं, हमसे करवा कोई और रहा है। कौन करवा रहे थे, कोई नाम बताए? और लोग बता रहे कि इरफान करवा रहा है। पैसे देकर कब्रिस्तान तोड़वाने के मामले में जिस इरफान नाम के शख्स का नाम सामने आया है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो नूरी मस्जिद के बगल में रहता है और पेशे से प्रॉपर्टी डीलर है, जो इससे पहले भी कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर मकान बनवा चुका है। राजस्थान में पारा 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। कई जिलों में हीट वेव का अभी भी अलर्ट है। जयपुर में गर्मी 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जयपुर का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। फलौदी, करौली, पिलानी जैसे शहरों का पारा 49 डिग्री को छू चुका है। भीषण गर्मी में लोगों की समस्या के समाधान के लिए सीएम भजन लाल शर्मा फील्ड में निकले और जयपुर में पानी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अचानक अलग अलग पंप हाउस का निरीक्षण किया। राजधानी जयपुर में अगले 2 दिनों तक तापमान में राहत के संकेत नहीं है, जबकि 2 और 3 जून को हल्की बारिश होने के आसार है। देश में तेजी से बढ़ती गर्मी के लिए शहरीकरण को वजह बताया जा रहा है। शोधकर्ता मानते हैं कि इस वजह से तापमान में 60% तक का इजाफा हुआ है। टीवी 9 भारतवर्ष ने इंफ्रारेड थर्मोमीटर से अलग अलग जगहों पर डेमो किया। भीषण गर्मी में तापमान मापते ये हैं सीएसई के एक्सपर्ट सुगीत ग्रोवर, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर तापमान में अंतर क्यों है, धूप और छांव के तापमान में कितना अंतर है। ठीक है, तो सर थोड़ा सा आप डेमो करके मुझे बताइए, जैसे अगर हम इस वक्त धूप में खड़े हैं, बिल्कुल, तो अगर हम सरफेस टेम्परेचर मेजर करते हैं तो कितना है, और अगर हम छांव में करते हैं तो सर कितना डिफरेंस? बिल्कुल, अगर मैं धूप में खड़ा हूँ, आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप ही बताइए क्या टेम्परेचर आता है जी। ये रफली आपका कितना आ रहा है, आप बताइए। 62.9 सर, तकरीबन 63 के करीब आ रहा है जी, ठीक है जी। और यही चीज हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सेम मटेरियल को लेकर जी, सेम कलर को लेकर एक शेड में लेते हैं। तो थोड़ा आगे चलिए और देखते हैं। मतलब ये धूप में इस सड़क का अगर हम वो सरफेस टेम्परेचर की बात करें 63 डिग्री के 63 डिग्री के पास आ रहा है आपके साथ। छांव बिल्कुल। अब अगर ये जो पेड़ है, ये अभी शेड आपको दे रहा था जी, ये आपका कितना टेम्परेचर इसे कम कर देता है? सर ये तो 54 रफली 54 के करीब आ रहा है। आपने देखा कि धूप और छांव में करीब 8 से 10 डिग्री तापमान का अंतर है। अब देखिए कि व्हाइट कलर और डार्क कलर के टाइल्स में भी तापमान में अंतर दिखाई दिया। कवर स्टोरी किया था जो कि हीट के ऊपर था स्पेसिफिकली, जिसमें सीएसई ने एक अच्छा रिसर्च किया है, जिसमें 9 शहरों को हमने कवर किया। उसमें हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा धीरे धीरे आप कहिए कि ग्रीन या वाटर बॉडी रिड्यूस हो गया। दावा किया जा रहा है कि शहरीकरण की वजह से शहरों के तापमान में 60% तक इजाफा हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो भीषण गर्मी का खतरा और बढ़ेगा।